ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी। अल्फाज बड़े नामुनासिब है, तो अरब ममालिक को वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए। काबीना का इजलास हो रहा था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि अगर आबना हुर्मुज़ के मामले पर वो सही रवैया नहीं अपनाते तो उसे हम तबाह कर देंगे। ओमान को, ओमान के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तहादी है, लेकिन ओमान ने अक्लमंदी ये की कि उसने बगैर मंतक के लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा ये गैर जरूरी लड़ाई है, वो इसका हिस्सा नहीं बना, और उसने अमेरिका को वो फैसिलिटीज नहीं दी जो कुछ और ममालिक ने दे दी। उन्होंने उसके नताइज भी भुगते। तो ओमान क्योंकि बहुत करीब है ईरान के, उसे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उसने अपने आप को बचाया इस सारी गैर जरूरी लड़ाई से। अब अमेरिका को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ता, या ये हमारे लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा, या ये हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ओमान जो है वो सुलह के अंदर किरदार अदा करने को तैयार है, लड़ाई के अंदर किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि ओमान अब फैसिलिटेट करे और वो ये कहे अमेरिका को कि जनाब ये वाली आपने हुर्मुज़ का हिस्सा मेरा है, आप आए और आकर इसको खुलवाएं, और वहां पे अमेरिकी फौजें इकट्ठी करें। तो आमने सामने फिर ईरान और अमेरिका के फौजी आ जाते हैं। लेकिन ओमान इस लड़ाई से लगातार गुरेज करता चला आ रहा है, वो इससे बचना चाहता है, जबकि अमेरिका ये समझता है कि ओमान को हमारा साथ देना चाहिए। अरब ममालिक के लिए यहां पे एक चीज सीखने के लिए है कि जब भी आप कभी अमेरिकी मफाद के सामने आ जाएंगे ना, तो अमेरिकन बहुत गुस्से में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे धमकी लगाई कल को, ये धमकी वो सऊदी अरब को लगा सकता है, ये धमकी वो किसी और मुल्क को लगा सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करे। देखिए, यूएई और बहरीन के बाद अब ट्रंप की नजरें पूरी तरह सऊदी अरब और कतर के ऊपर है। कतर ऑफिशियली तो तस्लीम नहीं करता इसराइल को, लेकिन उसमें लचक बहुत ज्यादा है। कतर के लिए उतना मसला नहीं होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अगर इसराइल को कभी तस्लीम करे तो वो आखिरी मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे, मगर उन पर दबाव है, और दबाव बहुत ज्यादा उन पर कि वो इसराइल को तस्लीम कर दें। वो आखिरी मुल्क बनना चाहते हैं। अब देखिए, अगर वो पहले तस्लीम कर देंगे तो उनकी जो कायदाना हैसियत है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अब वो जानते हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने, अमेरिका को खुश रखें, अमेरिका की सारी बातें मानने के बाद एंड में अमेरिका ने फिर आपको ये कहना है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा रास्ता यह है कि अपना कोई इलाकाई इत्तेहाद कायम कर लें, और इसका माहौल वैसे बना हुआ है। आप देखें ना कि अमेरिका बहुत दूर से आया, हजारों मील दूर से, और अमेरिका और यूरोप पहले जैसे इत्तेहादी रहे नहीं, और मिडिल ईस्ट जो है वो सेंटर में है। मिडिल ईस्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप है, जिससे मिडिल ईस्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, खासतौर पर सऊदी अरब के। इसके एक तरफ तुर्की है, तुर्की से नीचे आ जाए ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, आगे चाइना है, इंडिया के साथ भी इनके अरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से ऊपर रशिया है। तो ये रीजन के अंदर इतने ताकतवर ममालिक, अगर यहां पे एक इत्तेहाद बन जाता है तो मिडिल ईस्ट अपने आप को बहुत महफूज महसूस करेगा। और अफ्रीकी ममालिक जो है वो अमली तौर पर इस वक्त अमरीका से ज्यादा चाइना के मरहूने मिन्नत है। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी इकोनॉमी में एक रोल प्ले करता है, अमेरिका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। माजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था यूरोप, और फिर अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकी ममालिक की इकोनॉमी के अंदर, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जिसका, वो चाइना का है। चाइना ने सबको पैसा दिया हुआ है और वो अमेरिका से ज्यादा मुतहर्रिक है। अब सऊदी अरब के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो एक मुकामी इत्तेहाद कायम करें, या वो अमेरिका को खुश करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे उन्हें अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। नाज़रीन, इसराइल ऐसा लगता है कि वो जंगबंदी से ज्यादा खुश नहीं है। वो लड़ाई को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान पर उन्होंने खौफनाक हमले किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लबनान में शहीद हो रहे हैं, और बड़ी खौफनाक बमबारी इसराइल इस वक्त भी लबनान के ऊपर कर रहा है। और इस बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब एक और खबर आई है, उनको आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो अमेरिका पे आपको महसूस होगा दबाव बढ़ रहा है। दबाव ईरान पे भी बढ़ रहा है। ईरान पे इसलिए बढ़ रहा है कि ईरान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी की मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुआहिदा ईरान को भी चाहिए, लेकिन ईरानियों की जो है ना पसली बड़ी मोटी है। ईरानी इतने आराम से मुआहिदा, यानी इस तरह का मुआहिदा नहीं करेंगे जिसको सरेंडर कहा जा सके। हाँ, ईरान कुछ ना कुछ फेस सेविंग जरूर डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा हासिल जरूर करेंगे जिससे उनकी कौम का फायदा हो जाए, या ये तासुर ना बने कि वो जंग हार गए हैं। वो तारीख में भी जंग नहीं हारना चाहते, क्योंकि तारीख ईरान की बड़ी शानदार रही है माजी में भी। अब एक और मुसीबत ये बन गई है कि रूस ने जब हमले तेज कर दिए कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन पे रशिया ने बहुत खौफनाक अटैक शुरू कर दिए,
और ये अटैक शुरू होते हैं जब प्यूटन दौरा करते हैं चीन का, प्यूटन वापस जाते हैं। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने कहा, लेकिन उसके फौरन बाद आप देखें यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत तेज हो गए। अब यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसने खत लिखा डोनाल्ड ट्रंप को और उसने कहा जी जितने हो सकते हैं आप हमें गोला बारूद फराहम करें, हमें हथियारों की जरूरत है और बहुत सारे हथियार चाहिए रूस का मुकाबला करने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। यहां अमेरिका और इसराइल पहले ही बहुत सारे हथियार फूंक चुके हैं। अरब ममालिक ने भी इतने सारे इंटरसेप्टर्स चला दिए, इतने सारे मिसाइल चला दिए। अमेरिका ने जो अपने क्रूज मिसाइल है उनका एक बड़ा जखीरा जो है वो चला दिया। अब दोबारा अमेरिका ने ऑर्डर दिए हैं हथियार बनाने वाली कंपनीज को कि अमेरिका के हथियार पूरे किए जाएं। तो अमेरिकन तो अपने हथियार पूरे करना चाह रहे हैं जितने उन्होंने चला दिए ईरान के खिलाफ। अब वो किस तरीके से रशिया के खिलाफ चलाने के लिए यूक्रेन को हथियार देंगे। और देखें इस वक्त हथियार देने का मतलब ये है कि आप एक मरतबा फिर रूस को नाराज करने जा रहे हैं। नाजरीन, हमारी जो गवर्नेंस के पोल है ना पाकिस्तान के, वो हर दूसरे दिन खुल जाते हैं। गवर्नेंस के मजीद पोल भी खुले हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 5 दिन हो गए हैं। कोट अद्दू एक पंजाब का इलाका है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं वहां बहुत आता जाता रहा हूं, मेरे दोस्त भी वहां पे रहते हैं कोट अद्दू में, और मैं उन्हें मिलने जाता था। बड़े ही शानदार लोग हैं कोट अद्दू के, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं वहां जाता था। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो कोट अद्दू में एक इंसिडेंट होता है, एक शादी के ऊपर जा रहे होते हैं लोग और एक रिक्शा पूरे का पूरा वो पुल के ऊपर से वो गिर जाता है नहर में। अब ये जो नहर है ना, ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, ये बड़ी गहरी नहर है, इसमें बहुत ज्यादा पानी बहता है। बहुत बहुत बड़ी नहर है, बड़ी गहरी नहर है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से ना गाड़ी में, जब गाड़ी में खुद ड्राइव करता था तो मैं देखता था इस नहर के दोनों किनारे पक्के हैं, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ मेरे पास वीडियोज है, मैं देख रहा हूँ कि अपनी मदद आप के तहत खवातीन जो है वो लोगों को निकाल रही है, रेस्क्यू कर रही है। ये मैंने खुद देखी वीडियोज, मैंने खुद तस्वीर देखी है। और एक रिक्शा जो गिरा है उसके अंदर 3 औरतें थी, 20 मासूम बच्चे थे और 3 मर्द थे। अब वहां पे जो नहर है उसके गिर्द कोई हिफाजती बंदोबस्त ही नहीं है, पूरा रिक्शा के अंदर गिर गया। अच्छा चले, रिक्शा गिर गया तो रेस्क्यू आ जाना चाहिए था, फौरी तौर पे नहर का पानी पीछे से बंद हो जाना चाहिए था। नहर का पानी बंद हो जाता तो कम से कम जो लाशें ढूंढना है वो आसानी होती, लोग जिंदा भी बच सकते थे। कुछ लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, और तमाम लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया वो मकामी अफराद ने निकाला। रेस्क्यू वाले जो है वो काफी ताखीर के साथ पहुंचे, 6-7 लोग उनके आए, एक कश्ती वो साथ लेकर आए, लेकिन एक भी लाश रेस्क्यू वालों ने नहीं निकाली। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने 12 लाशें निकाली हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुद निकाली अपनी मदद आपके तहत, बच्चों की लाशें। 12 लाशें निकली हैं। 3 लाशों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, लाशें मिल ही नहीं रही। एक लाश जो है वो जाए वो कुआं से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर जाके एक हेड से मिली है, और एक लाश जो है वो बहती बहती जो है वो राब्ता नहरों में चली गई और वहां से होती हुई वो खेतों में चली गई, खेतों से जाके मिली है। तो अजीबोगरीब सूरत है, ये गवर्नेंस की हालत है पंजाब में। कोई भी बड़ा डिजास्टर जब भी होता है ना तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। रूटीन के छोटे मोटे मामलात में ब्यूटिफिकेशन प्लान्स ये बनाते रहते हैं, यानी एक बाजार है वहां पे ताजरों से पैसा लेके, ताजरों का ही पैसा लगा के, तो उसकी अच्छी सी डेकोरेशन करके वहां फूल बूटे लगा के और थोड़ा सा उसको सजा के चौक शौक लगा के उसकी तस्वीरें बना लेते हैं, और वो तस्वीरें बना के जो है उनको जारी कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी ब्यूटिफिकेशन हो गई है। तो इसको गवर्नेंस नहीं कहते। आपकी गवर्नेंस का पता चलता है जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है। पाकिस्तान का मीडिया ये खबर भी नहीं दे रहा। मकामी सहाफियों ने मेरे से राब्ता किया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप ही ये खबर दे दें, पाकिस्तान का मीडिया तो इस खबर को चलाने के लिए तैयार नहीं है। 12 घंटे के बाद पानी बंद किया है इंतजामिया ने, और जो रेस्क्यू का अमला बाकायदा पहुंचा बड़ी तादाद में, जब रेस्क्यू के लोग आए तो वो बहुत देर के बाद आए, जब तक काफी लाशें निकाल ली गई थी। और आज 5 दिन हो गए हैं, 5वें दिन तक भी जो इतला आई वो ये कि 3 लोगों की लाशें अभी तक वहां से पानी में से नहीं निकाली जा सकती। ये है जनाब हमारी गवर्नेंस। शरीफ खानदान जब भी इक्तदार में आता है ना कोई रिकॉर्ड कायम करता है। एक इनका रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटता। ये जब भी इक्तदार में आते हैं ना, आप 90s से लेके अब तक देख लें, ये हमेशा गंदम इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं क्या होता है ऐसा कि गंदम अच्छी खासी पैदावार के बावजूद हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। कौन इसके अंदर कमीशन खाता है? क्यों बाहर से गंदम हमेशा मंगवानी पड़ती है? किसी और के दौर में तो नहीं मंगवानी पड़ती। अगर किसी और दौर में मंगवानी पड़ती है तो बहुत थोड़ी मंगवानी पड़ती है। शरीफ खानदान में हमेशा जब भी इक्तदार में आते हैं हमारी गंदम गायब हो जाती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ये करते ये हैं कि किसानों से गंदम उठाते हैं और बाहर महंगे दामों बेच देते हैं, गंदम स्मगल कर देते हैं, और यहाँ पे मिडलमैन बहुत पैसा बना लेता है।
लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवाता है। तो इस मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवा रहा है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। नादरीन, कश्मीर के अंदर जो है वो अभी तक एहतजाज जारी है। लगभग 2.25 महीने हो गए हैं। वो लोग पीछे नहीं हट रहे, वो अब तक एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में। जबकि वहां पे एक नई सरकार भी बना दी गई है। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं कि जनाब किसको मैंने मखसूस नशस्तें देनी है, कौन वजीर आजम होगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब वहां पे फैसले कर रहे हैं। एक जाली हुकूमत उनको बनाकर दे दी गई आजाद कश्मीर में, और हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत कैसे बनाकर दी गई थी। तो अब नाजरीन, वहां पे एक और नौजवान आज शहीद हो गया और उसके वालिद से लोग जाकर मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बड़ा प्यारा नौजवान था, बिल्कुल जवान बच्चा था, सयाम उसका नाम है। वो भी शहीद हो गया जख्मों की ताब ना लाते हुए, और उसको जो है उसकी मैयत ले जाई गई। घर में लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। कश्मीर में जो नफरत का बीज बो दिया गया है ना, ये खुदा ना खास्ता दरख्त बन जाए, इससे पहले जो है वो कश्मीरियों को गले से लगाना चाहिए। मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि उनके सारे मुतालबात नाजायज नहीं है। आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं। उनके गिले और शिकवे जो हैं उनमें से ज्यादातर जायज है। लिहाजा उनकी बात सुने और उनके साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, तो हमें ये बात सबसे ज्यादा खुद समझनी चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जब DGI-SPR की जानिब से स्टेटमेंट आया कि ये कोई खुदकुश बमबार की गाड़ी तैयार कर रहे थे, उसके नतीजे में धमाका हो गया, वहां कोई टेक्निकल इशू हो गया और धमाका हो गया और सारे लोग मर गए, तो वो खाते में डाल दिया गया था कि जनाब ये लोग तो दहशतगर्द थे सारे। लेकिन मकामी अफराद का कहना कि जी ऐसा नहीं है। अब वहां पे 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 जाएगा। अस्पताल के अखराजात इमरान खान खुद उठाएंगे। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और वहां पे लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी और उसकी वजह यह बताई गई वहां पे और मरीज भी मौजूद है अस्पताल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये कंडीशन रखी गई कि किसी किस्म की कोई बातचीत, कोई सियासी बातचीत, और ये यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाई कि जो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे। और ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद लगाई। बार बार जजेस ने इस बात की तलकीन की। मैं आपके सामने रखता हूं जो बातचीत हुई अदालत के अंदर। इसमें सबसे पहले जब ये समाज शुरू होती है तो जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके ऊपर बातचीत की गई। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं जो चीजें वहां से सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट होती रही। ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में ये बेंच केस को सुन रहा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उनके अलावा जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ये इसके अंदर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में जो है वो भंडारी साहब सबसे पेश थे। उनकी ज्यादा बहुत सारे टिकट उनके हमारे पास मौजूद है। तो अदालत ने पूछा कि क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है, ऐसा कोई अमल हो तो अस्पताल लाया जाता है। ये फिर उन्हें जवाब दिया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से। फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की इको में मसला है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि एंग्जाइटी में इजाफा हुआ है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है। दिन में 3 मरतबा डॉक्टर्स इमरान खान का मुआयना करते हैं। ये वहां पे बताया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से। 3 बार मुआयने के बावजूद ब्लड प्रेशर, हार्ट और दीगर मसाइल सामने आ रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने यह सवाल किया। इमरान खान के तमाम वाइटल ऑर्गन में मसाइल सामने आ रहे हैं, यह भी सवाल किया गया। डॉक्टर्स कहते हैं फैमिली से मुलाकातें बढ़ाई जाएं, क्या ऐसा हुआ है, यह भी जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया। इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है, यानी अगर उनका मेडिकल रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो सारा मेडिकल रिकॉर्ड दिया जाए, एक समरी ना दी जाए। जो मवाद दिया गया वो तो सिर्फ एक समरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा समाज से पहले तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। फिर अदालत की जो समाअत है उसके अंदर एक वक्फा भी आया। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं, यह भी पूछा गया। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, ये एडवोकेट जनरल ने कहा। अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे क्या, यानी ये तो हक है ना कि बहनों को मिलवाएं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं है, उनका अपना बुनियादी हक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। बहनों की 3 साल में 48 मुलाकातें करवाई गई, ये बताया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने। अच्छा, 48 मुलाकातें अगर 3 साल में करवाई गई तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी कम है। 1 साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं।
एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, अगर आप हर हफ्ते एक मुलाकात करवाएं तो 52 मुलाकातें एक साल में होनी चाहिए। लेकिन पहले 2 साल मुलाकातें करवाई गई, तीसरे साल में तो उनकी मुलाकातें ही नहीं करवाते थे। तो वो कह रहे जी 48 मुलाकातें करवाई गई और उसमें बहुत सारी मुलाकातें ऐसी हैं जो अदालत के अंदर केस लगा हुआ होता था, जो जेल के अंदर अदालत बनती थी वहां पे जो केस लगता था उसकी समाअत के बीच में भी इनकी मुलाकात हो जाती थी। तो मुलाकातों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बहनों से मुलाकातों की तफसीलात भी तलब कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अच्छा, वकील जो है अजीज भंडारी साहब, जो इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा जी बहनों की मुलाकात करवाई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अच्छा, याद रहे कि ये वो केस है जिसपे इमरान खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत के लिए खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है वकील साहब, वो 2 महीने तक अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे। 2 महीने एक वकील अडयाला जेल के बाहर इसलिए बैठा था कि वो इमरान खान साहब से वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवा ले, और दस्तखत नहीं होने दिए गए थे। फिर उसके बाद जो दरख्वास्त थी वो ये की गई थी कि इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुकम्मल चेकअप करवाया जाए, ये अजीज भंडारी साहब ने कहा था। इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी, ये जज ने पूछा। इस पे मैं बाद में बात करता हूं कि गारंटी मांग रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर उजमा का वकील हूं, उनकी हिदायत के मुताबिक गारंटी दे रहा हूं, ये वकील साहब ने कहा। समाअत में वक्फा कर दिया गया, समाअत से वापस आए तो फैसला मैंने आपको बता दिया जो फैसला हुआ है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट के मुताबिक ना उनका दिल नॉर्मल है, ना उनकी पल्स नॉर्मल है, ना उनका बीपी नॉर्मल है, ना ही उनके दांतों का मामला नॉर्मल है, ना ही उनकी आंख नॉर्मल है। तो ये क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि वो सारा कुछ जो ठीक था उनका, हर चीज जो उनकी परफेक्ट थी, ही वाज अ सुपर फिट गाय, बहुत फिट आदमी था इमरान खान, और वो जब जेल के अंदर कैदे तन्हाई में डाला गया तो उसके बाद सब खराब हो गया। क्या खिलाया गया, कौन सी अद्वियात दी गई, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर की मुस्तकिल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये भी एक और जज ने कहा। और ये वो सारी चीजें हैं जो वहां पे अदालत में होती रही। अब आ जाए कि ये होगा क्या, और ये मामला, इसके 2 पहलू, एक तो पॉलिटिकल है कि इमरान खान साहब का जो है वो पहलू है इस बात का कि उनकी मेडिकल कंडीशन, इमरान खान के साथ क्या किया गया, ये एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब इस हालत को पहुंच गए, वरना पिछले 2 साल में जो भी आता था, मैंने खुद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं गया, वहां मैंने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल हो गया था जेल के अंदर, 1.25 साल 1.5 साल हो गया था। मैंने इमरान खान साहब को कादी फायद ईसा की अदालत के अंदर बोलते हुए देखा। वो तो एक बब्बर शेर की तरह आकर बैठा हुआ आदमी था। जब वो बात करता था तो उसकी आवाज में एक गर्ज थी, एक जान थी। और जब मैं बाद में पूछता रहा, जो लोग मिलते रहे इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वैसे ही है वो। बल्कि पिछले साल 2025 में यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब सुपर फिट हैं, और ये इतलात हम तक पहुंची, हमें पता चला इसके बारे में। अब अचानक से पिछले 6 से 8 महीने में ऐसा क्या किया गया कि कैदे तन्हाई में रखे इमरान खान के साथ कौन सा तजर्बा हुआ जिसके बाद वो इस हालत को पहुंचे हैं। वो आदमी जो अस्पताल जाने के लिए या इन चीजों के लिए तैयार नहीं था और कभी उसको जरूरत भी नहीं थी, वो यहां तक क्यों पहुंचा, इस मामले का पता चलना चाहिए। नादरीन, एक तो ये पहलू है कि इमरान खान साहब का इलाज। एक चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गारंटी मांग रही है कि इसकी क्या गारंटी है कि कोई सियासी बात नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है कि कोई बाहर आकर बात नहीं करेगा, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। आप अंदाजा करें कि यही अदालतें नवाज शरीफ के मामले में गारंटी मांगती थी कि बताओ ये मंगल तक जिंदा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगते थे, और इमरान खान से क्या गारंटी मांगते हैं कि स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए। आप देखें, ये किसी का कोई सियासी बयान देना या कोई सियासी बात करना, मैं इस वक्त ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब को या उनकी फैमिली को ये करना चाहिए। उन्हें हर हाल में इमरान खान साहब के इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये नहीं बनता कि वो ये गारंटियां मांगती फिरे कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब कोई सियासी बात तो उनकी बाहर नहीं आएगी। भाई वो एक सियासतदान है, मुल्क का सबसे बड़ा कौमी लीडर है, उसकी छोटी से छोटी बात जो है वो कौम के ऊपर असर डालती है। और आप गारंटी मांग रहे हैं कि कोई सियासी बात तो बाहर नहीं आएगी। कभी आपने फौज से गारंटी मांगी है कि आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे। सियासतदान से सुप्रीम कोर्ट गारंटी मांग रही है कि तुम सियासी बात तो नहीं करोगे। फौज से गारंटी नहीं मांग रही कि तुमने हलफ दिया हुआ है, तुम सियासत क्यों कर रहे हो। ये सारा का सारा ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करना तो चाहती थी कि इमरान खान को उसका हक दिया जाए। याद रखिए, इसको रिलीफ नहीं कहा जाएगा, ये कोई रिलीफ नहीं है। एक आदमी की सेहत का बेड़ा गर्क करने के बाद ये कोई रिलीफ नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि इनका इलाज करवा दें। भाई ये तो उनका हक है, आईनी और कानूनी हक है, उनका इलाज होना चाहिए। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान उनको वोट करता है।
वो पाकिस्तान की एक ऐसी उम्मीद है लोगों के दिमाग के अंदर कि ये आदमी आएगा और हमारी किस्मत बदलेगा। तो ये तो उसका हक है, कोई रिलीफ नहीं मिला किसी किस्म का, आप ये ना समझे कि इमरान खान पे कोई एहसान किया गया, ये उसका हक है।